वो लोग आज सब पिकनिक के साथ साहिर की फरमाइश पर एक ऐसी जगह किसी पार्क आए थे जो ब्राज़ील का सबसे खूबसूरत और इंतहाई बड़ा पार्क था। एक बड़े दरिया अमेज़न के बाद इस दरिया के साथ तीन दरिया मिलकर बहते हैं। इसके ऊपर बना खूबसूरत सा पार्क कहने को पार्क था, मगर अंदर डिफरेंट होटल्स, कैफ़ेज़ और बहुत कुछ था। वो सब इस वक्त कैफ़े के ग्राउंड एरिया में बैठे थे, जहाँ से इन्हें पूरा पार्क का सारा मंजर दिया जा सकता था। वो लोग एक दूसरे के टच में बैठे थे, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। जब ये सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे, लेकिन खज़र ने इनका ध्यान खींचने को बात का आगाज़ किया। अरे भाई, क्या सब बोर कर रहे हो? अपनी अपनी बातों में मगन हो? फैमिली टूर ऐसा थोड़ी होता है। हम कुछ गेम्स खेलते हैं, हम बातें करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बड़े पापा से चले। बड़े पापा, बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार और अच्छा लम्हा कौन सा था जिसमें आपके आंसू भी निकले हों? वैसे तो जल्लाद रोते नहीं रुलाते हैं, मगर आप अपना बताएं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस अब की बार अमन ने पूछा तो पाशा गहरा मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और ख्वाब सा लम्हा वो था जब मेरी बेटी यानी मिराल मेरी ज़िंदगी में आई। मिराल का दुनिया में आना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ख्वाबनाक सा लम्हा, एक ऐसा ख्वाब जो शायद मैंने कभी देखा था, जब मैं तुम्हारी बड़ी मम्मा के लिए दुआगो लेबर रूम से बाहर खड़ा था। फिर जब नर्स ने आकर मुझे बताया कि मेरी जान का टुकड़ा, मेरे कलेजे की ठंडक पैदा हुई है, तब मेरे कान, मेरा वजूद साकन हुआ था और मेरा अंग अंग ये कहने पर मजबूर हो गया कि पाशा इब्राहिम, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और जब नर्स ने मेरी बेटी को लाकर मेरे बाजू में थमाया और वरना मौजूद मेरी बाहों में आकर अपनी बुरी आंखें खोली, मेरी जानब देखते हुई मासूम से अंदाज में रोने लगी, तब मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात थे जब मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया। मुझे यूँ महसूस हुआ था कि सारा जहाँ मेरे पास, तमाम तर खुशियाँ, रहमतें अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाल दी और मुझसे किसी चीज़ शय की ज़रूरत बाकी नहीं रही। सबसे हसीन लम्हात थे मेरी ज़िंदगी के। पाशा के ट्रांस की कैफियत में बोले जा रहा था, जबकि सब सुनते हुए सबके लबों पर मीठी मुस्कान थी। वाह! अमन ने दिलचस्पी से मुस्कुराकर अबरूज गाए, जबकि सब ने होटिंग की। वो लोग आज एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे को फुर्सत के लम्हात में सुनना चाहते थे। वो अपने बड़े के बारे में फुर्सत में जानना चाहते थे। अच्छा ये बताएं, सबसे गमगीन लम्हा जब शायद ही आपने खुद को कमज़ोर पाया हो? पाशा ने सोचने के अंदाज में किसी गैर मरई नुक्ते को घूरा तो चेहरे के ज़ाविये बुरी तरह बिगड़े थे। एक तो तब जब एक पल को लगा सांस थम गई हो, ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो, सब लुट गया हो, जो कहानी अभी शुरू नहीं हुई वो ख़त्म हो गई हो। इन शॉर्ट, तुम्हारी बड़ी माँ का दुश्मन के चुंगल में फंस जाना। पाशा गोया रुहाब को निगाहों का मरकज़ बनाए एक एक लफ्ज़ ज़ब्त से बोला था। यूँ लगता था पाशा इब्राहिम के सीने में आज भी इस वाक़े को याद करके पहले दिन से वहशत होती थी जब भी पाशा ने इसके गिर्द बाजू हमायल किए और इसे खुद में बेचा। वो सब में बैठी अचानक कन्फ्यूज़ हुई और पाशा की आगोश में छुपी थी। वो लगता है बड़ी मम्मा से जुड़ा कोई वाक़या है। खिसन ने हाँक लगाई। पाशा ने इससे घूरा तो वो पल भर को गड़बड़ा गया। अच्छा बताएं ना बड़े पापा, ये तो पागल है। आप बताएं कब, कैसे, किस तरह? अमन खिजर की पतली हुई हालत पर मुस्कुराकर पाशा इब्राहिम से पूछा, जब हमारे दुश्मन ने पीठ पीछे वार करके हमारे घर की औरतों पर हमला किया था और बुज़दिलों की तरह इन्हें धमका कर व्हाइट पैलेस से अपने ठिकाने बुलवाया। वॉच ऐसा कब हुआ था और कैसे? आहान को शौक लगा। छोड़ो इन बातों को, बस तुम्हारी बड़ी मम्मा को हमेशा से झांसी की रानी बनने का शौक है, जब ये अपनी जान हमेशा खतरे में डालने की कोशिश की। अरे ये कौन सी बड़ी बात है बड़े पापा? इस घर की सभी औरतों को मदर टेरेसा बनने का शौक है, बगैर सोचे समझे कुछ भी करने को चल पड़ती हैं। खजर ने उछलती निगाह एक ने पास अपनी लेडी एक्सिक्यूशनर पर डाली। अलीज़े ने इसे घूरा और पंच मारा तो वो लोग खुलकर हंस दिए। अच्छा ये सब छोड़ें, मैंने सुना है पाशा दादो की लव स्टोरी पूरी वाइट पैलेस में बहुत मशहूर थी। रेशमा दादो के मुताबिक इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पाशा दादो, मियाँ तो बताएं ना अपनी लव स्टोरी की क्यूट सी दास्तान। अलीज़े ने पाशा इब्राहिम को छेड़ा तो वो मुस्कुरा कर रह गया। लगी हो ना मेरी लीज़ो, बताएं ना बड़े पापा। जो बाकी रही सही कसर थी वो खिजर ने भी पूरी कर दी तो रिहाब ने इसे सामने पड़ा मैगज़ीन देकर मारा। तुम अपनी बोलती बंद रखो, कोई नहीं, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आया बड़ी माँ शर्मा रही हैं। खिजर की दुबान पर दोबारा कुचली हुई तो अब की बार रुहाब भी झेम गई। खिजर मुँह बंद रखो अपना। अरे भाई, मेरे शौहर का मुँह बंद करवा कर क्या होगा? रेहाब दादो यार बताए ना, इतनी स्वीट सी लव स्टोरी हम सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ दादो बताए ना यार प्लीज़। इसके बाद जिमल दादो कबीर दादा के भी सुनेंगे। आहान ने मुस्कुराकर इन सब को उकसाया था, मगर भाई हम सबसे मज़े की दास्तान हमारे सोहम भैया की है, बचपन का प्यार है, आखिर ये सबसे बड़े हैं, इनसे शुरू करो। कबीर ने शोशा छोड़ा। रोहा बुरी तरह गड़बड़ाई थी। हाँ, बचपन का प्यार दादो, आप तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं, जैसे मेरे और आहान का बचपन का प्यार है। आपकी बार असावरी मैदान में उतरी और खुलेआम प्यार का इजहार करके आहान को फ्लाइंग किस दी। आहान अपनी जगह से उछला था, जबकि सबके चेहरे ऐसे जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हुए थे। टिक कर बैठो असावरी। आहान ने इसे घूरा तो वो बुरा सा मुँह बनाकर आराम से बैठ गई।
चलें भाई बताएं क्या लव स्टोरी थी। अमन ने अपनी तोपों का रुख अब सोहम खान की जानिब मोड़ा। मैं बताता हूँ। कबीर इब्राहिम ने सोहम खान की जानिब मायने खेज़ी से देखा, जो उसे आंखों ही आंखें में बाज रहने का इशारा करने लगा। भाई हमारे सोहम भैया अपने बचपन से ही रोहा भाभी के दीवाने थे। एक मिनट इनसे दूरी नहीं इख्तियार करते थे। पल पल अपनी आंखों के सामने रखते थे इन्हें। यही नहीं, बचपन में ही इनका निकाह हो गया था। ओह, बचपन के प्यार से आगे बचपन का निकाह, फिर तो सोहम दादा बोलते होंगे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का निकाह मेरा भूल नहीं जाना रे। खिज़र के शोशे पर यंग जनरेशन ज़ोर ज़ोर से हंसे थे, जबकि रोहा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। हाय हाय, शर्माती हुई तो पूरी नेल्सन मंडेला लग रही हैं बड़ी माँ। अर्शा ने जुबान दिखा दबाते रोहा को छेड़ा, जो कि सोहम में छुपी थी। इस तरह से तखातुब पर से झट से पीछे होकर देखा। हट बदमाश, नेल्सन मंडेला होगी तेरी माँ। मैं तो सोहम की रूह हूँ। वो तहाकुर से बोली। सोहम को इसको टूट पर प्यार आया, तभी इसे खुद से करीब किया। ना ना, मेरी मम्मा तो भाई नेल्सन मंडेला थोड़ी हैं। वो तो महावीर हफीज़ की फजर डार्लिंग है। इस बेबाक को किसी सूरत चैन नहीं था, जब भी हर एक की वाट लगाया जा रहा था। अर्शन, हर किसी को परेशान करना ज़रूरी है क्या? दिया ने मुँह बसूर कर कहा। बेगम ना करें, आपको लगता है आपकी हड्डी पसली प्यारी नहीं है? अर्शन ने इसकी साइड कमर कमर पर साइड को शहादत की उंगली से लकीर खींची। वो सोफे पर बैठी अपनी जगह से उछली थी। फिलहाल तो हमें आपके हाथ प्यारे नहीं लग रहे। दिया ने सामने बैठे अपने बाबा की जानिब देख अर्शन को वार्न किया, जबकि वह अफलातून मुस्कुराया। आज बड़े पापा कबीर और बड़ी माँ सिमल की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम सब ने मिलकर एक सरप्राइज़ प्लान किया है। हमने तमाम अरेंजमेंट्स कर ली हैं। आइए, अर्शन कहता अपनी जगह से उठा। सिमल ने शॉक सा कबीर को देखा, क्योंकि इसे इस बारे में कोई बात मालूम नहीं थी। इस उम्र में ये चोंचले इसे अजीब लगे। सिमल ने कबीर की जानिब देखा। कबीर, आप ये हद करते हैं। भला इस उम्र में ये चोंचले अच्छे लगते हैं? सिमल ने एहतजाज किया तो कबीर मुस्कुरा दिया। मैंने थोड़ी किया, अपने बच्चों से पूछो जिनकी शरारत है ये। कबीर ने साफ अपना दामन बचाया। वो लोग वहाँ से एक प्राइवेट कैबिन में आए थे, वो जो खूबसूरती से सजा हुआ था। सबसे पहले कबीर और जिमल ही अंदर आए। जिमल ने मुस्कुराकर खूबसूरत से कैबिन की सजावट देखी। ये सब मैजिकल है कबीर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। हाँ, मगर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कहाँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। कबीर ने इसके माथे पर अपने लब रखे और इसे खुद से लगाया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुछ नहीं देखा। सच में कुछ नहीं देखा। खिज़र ने आंखों पर हाथ रखकर शर्माने की एक्टिंग की तो जिमल बौखला कर पीछे हुई, जबकि कबीर ने लब दबाकर इसे देखा। क्या है भाई लड़के, 2 मिनट स्पेस भी दे दिया करो। कबीर ने से मसनूई गुस्से से कहा। ओह सॉरी बड़े पापा, वो मैं कहने आया हूँ कि सब आ रहे हैं, मैं केक भी ले आया हूँ, तो ज़रा अलर्ट हो जाएं। खिज़र ने कहते दांत निकाले। सब कैबिन में दाखिल हुए। हालनुमा कैबिन के चारों कोनों में सोफे लगे हुए थे, जिन पर रेड मखमली चादरें बिछी हुई थी। पूरे कैबिन में हर तरफ रेड वाइट बलून्स से सजावट की गई थी। हॉल के दरमियान टेबल, जिसके इर्द गिर्द फूलों की पत्तियाँ और टेबल के ऊपर कुछ पत्तियाँ थी। ऊपर ब्लड रेड कलर का केक था, जिस पर हार्ट शेप में बड़ी नफासत से लिखा गया था, हैप्पी 14th एनिवर्सरी जिमल कबीर। जिमल इस उम्र में ये सब देखकर गड़बड़ाई, जब कंधों के गिर्द एक मेहरबान सा लिम्स महसूस हुआ। भी रिलैक्स जान, मैं हूं ना, चलो आओ। कबीर इसका हाथ थामे इसे हसाड़ में लिया आ गया। सबने ज़ोरों शोर से हूटिंग की। तमाम कैमरे जो बच्चों के पास थे वो इन पर थे। जिमल तो कबीर में छुप सी गई। ओह बड़ी माँ, कम ऑन, अब शर्माना बंद करें यार, इतना अरसा शर्मा ही रही हैं। अब थोड़ी बोल्डनेस दिखाएं। कौन सा आपकी पहली एनिवर्सरी है? अलीज़े को आज चैन न था। जब भी जुबान के जोहर दिखाया तो जिमल ने इसी आंखें दिखाई, मगर आज वो इनके घूरने पर भी कहाँ खामोश हो रहे थे। तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है लड़की, मुंह बंद रखो अपना। जिमल ने इसे झिड़का तो वो कड़वा सा मुँह बना गई। अरे मेरी बेगम पर क्यों भड़क रही हैं? अपनी मियाँ की जानिब देखें, जिनकी नज़र नहीं हट रही आपसे। बाकी का हिसाब खिज़र ने बराबर किया। कबीर इसलिए टेबल पर आया जहाँ नाइफ रिबन में बंद था। कबीर ने इसके हाथ में नाइफ पकड़ाई और खुद प्यार से इसका हाथ थामा और नरमी से केक काटा। जिस सब ने धूमधाम से तालियां बजाई और हुटिंग की, कि जबकि इसी दौरान खजर जो अलीज़े का मज़े से आकर माइक पकड़े सुरीले अंदाज में इन दोनों को गाना डेडिकेट करना था, गाना गाने लगे, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। खिज़र ने कबीर, जबकि अलीज़े ने जिमल का रोल प्ले किया। हर एक गाने का बोल बोलता
वो कबीर की तरह सिमल को छेड़ता, कभी नाक तो कभी गाल पर प्यार करता, और अलीज़िया सिमल की तरह एक्टिंग करती चीप जाती। इन्हें देखकर सबके चेहरे खिल उठे। यही इनकी खुशियाँ थी ना ख़त्म होने वाली, बिल्कुल मुकम्मल। आज वाइट पैलेस मुकम्मल था और मुकम्मल वो दोनों अपना अपना गाना गाते अपनी सीट पर आकर बैठे जब सबने ज़ोर ज़ोर से वोटिंग की और तालियां बजाई। छा गई डार्लिंग। फिल्ज़ा ने अलीज़ा को छेड़ा। अलीज़ा कह के लगाकर हंस पड़ी। ये बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच बच्चों, ये तो हमारा फ़र्ज़ था दादो, आप जैसे डार्लिंग दादो हो तो कुछ भी नहीं। सब बच्चे आकर इनके इर्द गिर्द जमा हुए और इन चारों जानिब से घेर लिया। जिमल ने प्यार से खुद से लगाया, आई लव यू टू। वो भी इनको देखती बोली। कबीर ने गंदा समूह बनाया। अब हटो दूर, मेरी बेगम से चिपक गए सबसे। कबीर ने इन्हें पीछे हटाया और सब मुस्कुराते पीछे हो गए। अच्छे और खुशगवार माहौल में खाना खाया। वो लोग ज़िंदगी से भरपूर एक खुशगवार तरीन दिन गुजार कर अपार्टमेंट वापस पहुँचे। हम आपकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे, आप ही यकीन के चक्करों में फंसा रही हैं आप। वो झिंझलाई सी दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। कुछ नहीं होगा मेरी बहन, नहीं बस आजमाना चाहती हूँ कि वो भी अर्शन की तरह तुम में और मुझ में फ़र्क कर पड़ेगा कि नहीं। मैं जानना चाहती हूँ वो भी ऐसी मोहब्बत करता है जैसे अर्शन तुमसे करता है कि नहीं। प्लीज़ मान लो बात। फिल्ज़ा ने से बाजू से पकड़कर इसकी मिन्नत समाजज की। हरगिज़ नहीं, ये काफ़ी बेहुदा मजाक है, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब आप हमें बिल्कुल अपने जैसा लिबास पहनाकर अपने जैसा तैयार कर रही थी, हमें तभी जान लेना चाहिए था आपके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दिया ने झिंझलाकर कहा। प्लीज़ एक मर्तबा और आखिरी मर्तबा। फिल्ज़ा ने से पुचकारा। बिल्कुल नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, दिया ने टोटोक लहजे में कहा। तुम्हारा करना क्या है, बस कमरे में करीब जाकर खामोशी से खड़े होना है, वो भी जस्ट कुछ सेकंड। आखिर मसला क्या है दिया यार, इतनी बुज़दिल क्यों हो तुम। फिल्ज़ा झिंझलाई। वो किसी सूरत मानकर नहीं दे रही थी। अर्शन जो पीछे खड़ा साली साहिबा की गौहर अफशानी सुन रहा था, अचानक इनके करीब आया। चली जाओ दिया, अर्शन ने कहा तो फिल्ज़ा ने ताली बजाई, जबकि दिया हुनक सी बनी वहीं खड़ी रही। अर्शन आप भी। वो जज्बस हुई, कोई बात नहीं, कर लेने दो इसे अपनी हसरत पूरी, जाओ हम दरवाजे पर ही होंगे, अर्शन ने कहा तो नाचार इसे मानना पड़ा। वो लोग फिल्ज़ा के कमरे के दरवाजे तक आए। दिया ने पीछे मुड़कर देखा। फिल्ज़ा ने अंदर जाने का कहा। दिया ने इस पर हाथ से मुंह फिटे मुंह का इशारा किया और जलकर मुर्दा कदमों से अंदर कमरे में आई। साहिर खिड़की में खड़ा था। आठ पर ज़रा सा मुड़कर पीछे देखा और फिर चेहरा खिड़की की जानिब मोड़ लिया। दिया चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए खिड़की के दूसरे जानिब पर आकर इसके सामने खड़ी हुई। क्या बात है साली साहिबा, खैरियत, साहिर ने धीमे से कहा। तो दिया की जान में जान आई। आखिर हैवान की मोहब्बत कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो इसे ना पहचानता जो इसकी रूह में पिरोई गई थी। ये प्लान यकीनन मेरी पागल बीवी का होगा, इसने फिर धीमे लहजे में कहा। दिया ने बकरी की तरह इस बात में सर हिलाया। चलो इसको मज़ा चखाएं। साहिर ने फिर सरगोशी की। हम भी यही चाहते हैं, ताकि आइंदा वो ऐसा करते 1000 बार सोचें, दिया ने धीमे से कहा। साहिर ने सर हिलाते दिया का हाथ थामा और छपाक से इसे खींचकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाहर फिल्ज़ा बुरी तरह बौखलाई। अर्शन की भी आंखें फट गईं। वो दोनों तेज़ी से अंदर आए। साहिर, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूँगी, बाहर निकलो। फिल्ज़ा ने चिल्लाकर दरवाज़ा धड़धड़ाया। अर्चन ने अफसोस से सर हिलाते ड्रेसिंग में दरवाज़ा खोला तो साले बहनोई पेट पकड़कर हंस हंस कर दौरे हो रहे थे। अर्शन ने भी लब दबाकर हंसी कंट्रोल की। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, हर मरतबा मेरी जान निकलती हिम्मत कैसे की हुई इतना बेहुदा मजाक करने की। फिल्ज़ा ने करीब आकर इस पर लातों घूंसों की बरसात की। दिया अंगश्त बंदंदा से फिल्ज़ा को मारते और उसे हंस हंस कर मार खाते देखे गई। शुरुआत किसने की, हरी टेड्डी, अब भुगतो, साहिर ने इत्मीनान से कहा। और तुम मेरी साइड हो या इसकी। फिल्ज़ा ने दिया को देख इत्मीनान से अपने भाई की। दिया अर्शन की मौजूदगी में अकड़ कर बोली और साहिर की जानिब इशारा किया। साहिर मज़ीद फैल गया। अर्शन की हंसी जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल बबूका हो गया। तब दिया का हाथ पकड़कर थम्स अप का इशारा किया कि मतलब पिटते रहो, और वहाँ से 9-2-11 हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिल्ज़ा फिर इसकी जानिब लपकी। दरवाज़ा ऑटो लॉक हो चुका था। अब के बाहर जाहिर ने इसे काबू करके बेड पर लिटाया और इस पर हावी हो गया। क्यों, सिर्फ तुम्हें ही मजाक करना आता है? मैं नहीं कर सकता, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, साहिर ने कहा और इसके कंधे पर अपने सुलगते लब रखे। फिल्ज़ा एकदम साख्त हुई है तो सोचा ही नहीं कि वो सेकंड्स में जान गया कि दिया है फिल्ज़ा नहीं। तब फिल्ज़ा ने इसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल किया और इसे खुद पर झुकाया। साहिर इस अचानक पेशकदमी के लिए तैयार नहीं था। तभी चौंका था, मगर अपने लबों पर इस नरम गरम लिप से रूह तक सरशार हुआ था। मोहब्बत सर चढ़कर बोली तो दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। जिंदगी का खूबसूरत हसीन तरीन दिन गुजार कर वो वाइट पैलेस वापस लौटे थे। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी इनको जीने की। नए नए मकासद मिलते रहते जिन्हें वो खंदा पेशानी से कबूल करते रहते। वक्त पर लगाकर उन्हें लगा 6 साल बाद। साल गुजर चुके थे। 6 साल इनकी ज़िंदगी में कई तूफान आए और गए, कई खुशियों के लम्हे आए, कई गमगीन, मगर फिर भी एग्जीक्यूशन ने डटकर सब्र से मुकाबला किया। तो आज वो मुकम्मल थे, खुश और मुतमईन थे। सब अपनी अपनी जगह बेहद पुरसुकून और ज़िंदगी में मगन थे। ईद उल फितर का मौका था। तमाम लोग वाइट पैलेस ईद के त्यौहार पर मौजूद थे। फिल्ज़ा, साहिर, सुहेल और इनके 2 तूफ़ान भी इनके साथ थे। एक का नाम साहिल सुहेल और दूसरे का फ़ाइज़ सुहेल था।
इन दोनों की उम्र में कम से कम 2 साल का फ़र्क था, मगर दोनों माँ बाप की कार्बन कॉपी थे। साहिल की आंखें बाप जैसी जब ब्लू, जबकि फ़ाइज़ की आंखें माँ पर थी ग्रीन आइज़। साहिल अपने दोनों पटाखों का दीवाना था। हाँ बिल्कुल, अपनी टिड्डी के बाद वो किसी का दीवाना हुआ था तो वो ये थी, तो ये दोनों, क्योंकि वो इसके साथ मिलकर इसकी बेगम का खूब तवा लगाया करते थे। आज भी वो लोग व्हाइट पैलेस में मौजूद थे। बॉनफायर चल रहा था और पास ही बारबेक्यू भी हो रहा था, जिसकी खुशबू सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हल्की हल्की चलती ठंडी हवा, पुरसुकून माहौल का बाइस थे। असल सब बच्चे आपस में खेलने में मसरूफ़ थे। सब लोग लकड़ियाँ जलाकर इसके इर्द गिर्द बैठे हंसी मजाक चुटकुलों में मसरूफ़ थे। इसी दौरान अमन और जिज़ा भी अंदर से बाहर आए तो खज़र के एक तूफ़ान, इब्ने तूफ़ान जिसका नाम साइम था, इससे ज़ोर से हाँक लगाई। अरे अरे, अकेले अकेले कोकोमो खाते हो? नो नो, तुमने सुना नहीं क्या? कोकोमो मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो। जाओ सब बच्चे जाकर कोकोमो लेकर आओ और मुझे भी दो। वो इस कदर ऊंचा बोला, सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। खज़र को अपने इस सपूत पर रच कर प्यार आता जो बिल्कुल इसकी कार्बन कापी था, जबकि इसका जुड़वा ज़ालिम कहने को वो कम नहीं था, मगर वो सारा टाइम अर्शियन की प्रिंसेस फानिया के साथ गुजारता था। वो तो शायद इसका ही होकर रह गया था। साइम की इस बात पर वहाँ बैठे सब जोर से हंसे, जबकि मोजज़ा कलस कर रह गई। उफ़ अली से, आपकी कितना बदतमीज़ बच्चा है आपका, हर वक्त छेड़ता रहता है मुझे। इसने बुरा समूह बनाया। अरे अरे भाभी, प्यारी भाभी जान, मेरे बच्चे को इल्ज़ाम ना दे, वो मासूम है। वो जो सीखेगा वही बोलेगा ना। अपने शोहर को संभालिए, जो आपको देखते कंट्रोल खो देते हैं। वो बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं। खजर मायने तेजी से कहा, मोजिज़ा आप सही मायनों में सटपटाई और पूरी तरह मन को घूरा, जो वाकई किसी के सामने इसे कोको मैंने कहने से बाज नहीं आता था। अमन ने दांतों तले लब दबाकर इसे देखा। जबकि खसर को घूरा, वो अपने दांतों की नुमाइश करवा गया। माहौल अभी गर्म ही था जब अचानक मैदान में 3 अफलातून बरामद हुए, जिनका कोई मुकाबला और नेमुल बदल नहीं था। बहुत ही असावरी शाह और अहान खान की अफलातून औलाद अयान, आहिल और आदिल, ये तीनों अपनी माँ की तरह शरारती थे। जी हाँ, असावरी शाह का डर ठीक साबित हुआ। इसकी औलाद इस जैसी पैदा हुई थी। आहिल ने आकर सबसे पहले अपनी प्रिंसेस एमन अमन आर्यान पर कब्जा जमाया, जो माँ के पहलू से लगकर खड़ी शाही बच्ची थी। किसी से नहीं बोलती थी, बहुत कम बात करती थी। माँ की तरह डार्क ब्राउन चॉकलेट आंखें और बाल, गोरी रंगत। अमन की छोटी कोकोमो, है माई लिटिल कोकोमो। आहिल ने डायरेक्ट आकर इसका गाल चूमा तो वो छोटी सटपटाई थी। ए बॉय, तुम ज़रा मेरी बेटी से फासला इख्तियार करो। ये कोकोमो नहीं है, तुम इसे किसी और नाम से बुलाओ। अमन ने भतीजे को छेड़ा। और वो क्यों? आहिल ने कमर पर हाथ बांधे। ये मेरी कोकोमो है। आपको मैं कहूँ छोटी मम्मा से दूर रहें तो फिर इस तरह ये मेरी है, और आप कोई और नाम ढूंढें। आप छोटी मामा को चॉकलेटो कहा करें, क्योंकि अब ये एमन मेरी कोकोमो है। वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया, जबकि वो छोटी सी मासूम गुड़िया इसके साथ कच्चे धागे की माने चली गई, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार और केयर करता था। जबकि अमन और मोजिज़ा मुंह खोले इसे देखते रह गए। अहान ने दांतों तले लब दबाया और असावरी को देखा, जो पहलू बदल गई। कभी अहान ऊंचा बोला, बच्चों से कौन डरता है मुर्शद? डर तो अपनी जैसी औलाद पैदा होने से लगता है। इसका शोशा सुनकर सब कहका लगाकर हंसती है। जालिम, जो कब से फिल्जा के बेटे से खेलने में मसरूफ़ था, जब याद आया कि आज बेस्ट फ्रेंड जैसे गायब है तो इधर उधर नज़र उड़ाई। वो कहीं ना दिखा तो भागा दिया के पास गया। वो फानिया किधर है? इधर। आई वॉन्ट हर इन फ्रंट ऑफ माई आइज़, वेयर इज शी? और मैं बताऊँ वो कहाँ है, और तुम्हारी आंखों को मैं बताती हूँ। अलीज़े ने घूर कर बोला तो वो माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ और गंदा सा फेस बनाया, जैसे कहना चाहता हो, आपको क्या हुआ है अब जो मेरे पीछे पड़ गई? पूरे बाप पर चले गए हो, ना शर्म है ना लिहाज। क्या करूँ मैं इनका? आप मुझे छोड़ें, डैड तो देते। ये ना हो डैड, आप तो दोबारा रेड सिलेंडर बनाने पर मजबूर हो जाएं। वो तोती जुबान में गौर अफशानी करता बीच चौराहे पर माँ बाप का पोल खोल गया। और अलीज़ा बुरी तरह गड़बड़ाई, जबकि खजर कहका लगाकर हंस दिया और उसकी गोद में मौजूद छोटी सी गुड़िया को देखा, जो दुनिया जहाँ से बेखबर सो रही थी। अलीज़ा ने इसे घूरा और आके ज़ारम के पीछे लपकी। ज़ारम अंधाधुंध वहाँ से भागा। हे डैड कंट्रोल हर। वो हाँक लगाता वहाँ से रफू चक्कर हुआ सब एक तरफ, जबकि एक अलग साइड पर सबसे छूता बच्चा, जो ख़ानदान का सबसे प्यारा और छोटे अर्शन के नाम से मशहूर था, वो सबसे अलग अपनी बहन फ़ानिया अर्शन को लेकर बैठा था। इसके लंबे बाल, जो इतनी सी उम्र में रवाहा को बेहद केयर की वजह से घने और लंबे थे, जो दानिश को बेहद बेहद पसंद थे। दानिश फ़ानिया को बेहद प्यार करता था। एक तो इसकी उसकी इकलौती बहन, और फिर सबसे प्यारी वो किसी को फ़ानिया को नहीं देता था। ज़ालिम बहुत मुश्किल से इससे छुपकर इसके साथ टाइम स्पेंड करता जब वो सो रहा होता या पढ़ रहा था। वो इससे ऐसे अटैच था जैसे बचपन में अरशद दिया से, मगर इन सब में रिश्ते का फ़र्क था। अब भी वो बैठा अपनी छोटी सी बहन के बाल सुलझा रहा था। बाल सुलझाने के बाद दाई अंदर किसी मुलाजमा से इसको खाना लाया। सोकर उठी थी, इसे अपने नन्हे मुन्ने हाथों से पेट भर खाना खिलाया। फ़ानिया भी इससे बहुत अटैच थी। खाना खाने के बाद वो खुद ही इसके हाथ धुलवाए और फेस वॉश करवा कर इसे मामा के पास लाया। दिया ने इसने मुस्कुरा कर देखा। मम्मा, फ़ानिया ने खाना खा लिया, बाल भी बना लिया और मैं थोड़ा सा पढ़ा भी दिया। अब ये खेलेगी मेरे साथ, क्योंकि मैं बेबी वगैरह अकेले नहीं, सबके साथ, बहन भाई के साथ। ओके, दिया ने इसे प्यार से समझाया तो वो हाँ में सर हिला गया और फ़ानिया का हाथ थामे वहाँ से ले गया। भूल भटक जाता हूँ ये टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंगरलियों में।
मैं खुद हूँ एक किस्सा तेरा, मुझ में है भी किस्सा तेरा, अब तो जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। इन सब की निगाहें अपने बच्चों पर जमी थी जो वाइट पैलेस का मुस्तकबिल थे। उन्होंने नस्ल दर नस्ल यूं ही इनफरादी तौर पर अपने बच्चों को अपने इस माशरे के लिए एक फ़ाल सिपाही बनाना था, फिर वो चाहे वकील की सूरत हो या डॉक्टर, एक जांबाज पुलिस ऑफिसर हो या गुमनाम सिपाही। वो सब आसूदगी से बच्चों की छोटी छोटी शरारतों में मगन थे कि अब इनकी नज़र इस पर आट कर ठहरी थी। बीना, मुन्नी, पिंकी और इनकी हमनवाओं ने रेशमा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और आकर इन्हें ज्वाइन किया था। कई बीना जैसी अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। वो इन सब के लिए रोल मॉडल थी। पूरे 7 साल बाद वो कन्फ्यूज सी जिसा ट्रस्ट के एंट्रेंस के बाहर खड़े डॉक्टरी कोट पहने खड़ी थी। वाइट पैलेस के सब बच्चे अमन के इर्द गिर्द मौजूद थे। अमन आर्यन पाशा की प्रैक्टिस का पहला दिन था और वो बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो रही थी। आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो मेरी प्रिंसेस है मिसेस अमन आर्यन पाशा। आप यूं ही पहले दिन से नर्वस अल्लाह ताला का नाम ले और पहला कदम उठाए जाने अजीज़। अमन ने इसकी जानिब झुक कर धीमे से सरगोशी की। डैड हम यहाँ क्यों आए हैं? एमन जो कि अमन की गोद में थी पते का सवाल पूछा। आज आप सब बच्चों को एंजल वार्ड की सैर करवानी है पापा ने, इसीलिए यहाँ लाया हूँ और इसके साथ तुम्हारी मम्मी का एज अ डॉक्टर फर्स्ट डे है हॉस्पिटल में तो इसकी सेलिब्रेशन भी करेंगे, अमन ने बताया। सब बच्चे उछलते कूदते जिजा ट्रस्ट के अंदर भाग गए। अंदर केयर टेकर मौजूद थी जो इन्हें एंजल वार्ड में ले गई। चले बेगम, अमन ने इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। चलें, इसने धीमे से कहा और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जैसे ये इन समेत इनके बच्चों का भी मुस्तकबिल की जानिब गामजन पहले कदम हो, अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा कदम, अपनी असल को पाने की जानिब बढ़ते हुए कभी न रुकने वाले कदम, अपनी शनाख्त तलाशने वाले कदम। ख़त्म शुद। इसी के साथ ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा।